जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम बात करने वाले हैं मौद्रिक दरें। ठीक है, मॉनिटरी आपका रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, मॉनिटरी रेट्स के बारे में। और ये जो आपका लेक्चर है, इससे पहले जो 8वां लेक्चर था हमारा, ठीक है, इससे पहले जो 8वां लेक्चर था भारतीय वित्त प्रणाली, यानी कि जो आपका भारतीय वित्त से संबंधित जो चैप्टर था इससे पहले का, उससे रिलेटेड ही चैप्टर है, उसी का ही ये भाग है। ठीक है, तो मौद्रिक दरों के बारे में हम बात करें तो मौद्रिक दरें होती क्या हैं। ठीक है, तो मौद्रिक दरें होती क्या हैं। मौद्रिक दरों के बारे में हमने कुछ जो इसके अंतर्गत मौद्रिक दरें होती हैं, रेट्स जो होते हैं, उनको लिया गया है, जिनमें से कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है, हर जगह बनते हैं, हर एग्जाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तभी हमने अलग इसका एक लेक्चर बना दिया। ठीक है, तो बने रहिए ऑनलाइन स्टडी यूके के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, बढ़ते हैं। सबसे पहले मौद्रिक दरों के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी हैं मौद्रिक दरें। ठीक है, मॉनिटरी रेट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है आपका CRR। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षण अनुपात। तो नगद आरक्षण अनुपात होता क्या है। CRR वह धन है जो बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गारंटी के रूप में रखना होता है। ठीक है, अगर आप कोई बैंक ओपन कर रहे हो, आपने एक बैंक खोला, बैंक आपने एक CRR का जितना धन आपने रिजर्व बैंक के पास क्या है, एक जो फंड है, आपने उससे पहले आपने वहां पे रखना पड़ेगा। ठीक है, आरबीआई में क्या गारंटी के रूप में रखना पड़ेगा। तो ये क्या है, कैश रिजर्व रेशियो हो गया। ठीक है, उस बैंक का। इसके बाद हो गया नेक्स्ट आपका बैंक दर। ठीक है, बैंक दर यानी कि बैंक रेट्स क्या होते हैं। तो जिस दर पर रिजर्व बैंक जो आरबीआई है वो वाणिज्यिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंकों को उधार देता है, बैंक दर कहलाती है। ठीक है, जिस दर पर यानी कि जिस ब्याज दर जो होती है उसका आप जो आरबीआई ब्याज दर लगाता है, आरबीआई अगर किसी को कर्ज दे रहा है, किसी वाणिज्यिक बैंक को, ठीक है, उस पर जो आपका ब्याज लगेगा, ठीक है, उस पर जो ब्याज लगेगा वही क्या कहलाएगा, बैंक दर कही जाएगी, बैंक रेट्स कहे जाएंगे। यानी कि रिजर्व बैंक जो वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है उसे ही क्या कहते हैं, जिस दर पर देता है वो जो दर होती है वो बैंक रेट्स कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट हो गया तीसरा जो है वैधानिक तरलता अनुपात, SLR। ठीक है, SLR क्या है, किसी आपात देनदारी को दूर करने के लिए वाणिज्यिक बैंक अपने प्रतिदिन कारोबार, नगद सोना और प्रतिदिन का कारोबार हो गया, नगद सोना और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में एक खास रकम रिजर्व बैंक के पास जमा कराते हैं। ठीक है, और जिसे क्या कहते हैं, SLR कहते हैं। ठीक है, SLR कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात इसे कहते हैं। तो ये क्या होता है कि किसी आपात देनदारी को पूरा करने के लिए, ठीक है, कोई इनके पास आपात यानी कि इमरजेंसी में कोई देनदारी अगर पूरी करनी होगी किसी वाणिज्यिक बैंक को, ठीक है, तो अपने वो क्या करते हैं कि अपने प्रतिदिन का जो डेली का जो अपना इनका कारोबार होता है, बिजनेस होता है बैंकों का, उसमें आपका नगद सोना और सरकारी प्रतिभूतियों में जो निवेश होता है उसके रूप में एक खास रकम, मतलब एक निश्चित रकम क्या करते हैं, वो रिजर्व बैंक के पास जमा कराते हैं। ठीक है, तो ये कॉमर्शियल बैंक कराते हैं जमा, किसके पास, रिजर्व बैंक के पास जमा कराते हैं, किसके रूप में, अपने प्रतिदिन के कारोबार और सोने और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, SLR है। ठीक है, SLR। फिर इसके बाद हो गया नेक्स्ट हो गया हमारा 4 रेपो रेट। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है रेपो रेट्स। रेपो दर वह है जिस पर बैंक, ठीक है, बैंकों को कम अवधि के लिए यानी कि अल्प समय के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज मिलता है। ठीक है, कौन देता है कर्ज, रिजर्व बैंक देता है, किसको, बैंकों को देता है, कितने में, अल्प समय के लिए देता है ये ऋण। तो उसमें जो रेट होता है, ठीक है, तो रेपो रेट कम करने से क्या होता है, रेपो रेट कम करने से क्या होता है, बैंकों को कर्ज मिलना आसान हो जाता है। ठीक है, कभी कभी आरबीआई ने रेपो रेट कम करा
तो क्या होता है, कर्ज मिलना आसान हो जाएगा। अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा, कर्ज मिलना आसान नहीं होगा, ठीक है, उसमें ब्याज दरें ज्यादा लग जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हो गया नेक्स्ट हमारा 5 हो गया रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक को रिजर्व बैंक के पास, ठीक है, अपना धन जमा करने के उपरांत जिस दर पर ब्याज मिलता है वह रिवर्स रेपो रेट कहलाता है, ठीक है। कोई बैंक है, बैंक अपना क्या कर रहा है, कोई धन जमा कर रहा है, किसके पास कर रहा है, वो आरबीआई के पास कर रहा है, ठीक है। आरबीआई उसे क्या देता है, उस धन जमा के बदले क्या देता है, ब्याज देगा, ठीक है, ब्याज देगा। उस ब्याज को क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। जो रेट होगा उसका दर जो होगी, उस रेट उस दर को क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट कहेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका 6 लीड बैंक योजना, ठीक है, काफी पूछा जाता है अभी लीड बैंक योजना क्या है। तो जिले हैं, जिलों में अर्थव्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ कब किया गया, 1969 में किया गया, ठीक है, 1969 में किया गया, 1969 में किया गया। और जिसके तहत क्या था कि प्रत्येक जिले में एक लीड बैंक होगा, ठीक है, प्रत्येक जिले में क्या होगा, एक लीड बैंक होगा और अन्य बैंकों की सहायता के साथ साथ कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं के बीच जो समन्वय स्थापित ये करेगा, ठीक है। लीड बैंक क्या करेगा, लीड बैंक जो अन्य बैंकों की हेल्प करेगा एक तो, ठीक है, उनकी वित्तीय सहायता करेगा और उससे बैंकिंग से संबंधित कार्यक्रमों के लिए भी ये उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, समन्वय स्थापित करेगा, ठीक है। यही लीड बैंक था। कब हुआ था इसका प्रारंभ, 1969 में हुआ था, 1969 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका 7 निष्पादन बजट। निष्पादन बजट क्या है, कार्यों के परिणामों या निष्पादन को आधार बनाकर निर्मित होने वाला जो बजट है, ठीक है, परिणामों और निष्पादन को आधार बनाकर जो आपका बजट निर्माण किया जाता है वही क्या है, निष्पादन बजट कहलाता है। इसे कार्यपूर्ति बजट भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कार्यपूर्ति बजट भी निष्पादन बजट को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 8वां जो है आपका जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट किसे कहते हैं, तो जीरो बेस बजट आपका इस बजट को किसी विभाग या संगठन की प्रस्तावित व्यय मांग के प्रत्येक मद को शून्य मानते हुए पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। किसी क्या करते हैं कि इस बजट में विभाग या जो संगठन होते हैं उसका जो प्रस्तावित व्यय होता है, ठीक है, उसका जो प्रस्तावित खर्च करने की मांग होती है उसके प्रत्येक मत को क्या मान देते हैं, शून्य मान देते हैं और उसका क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, रिवैल्यूएशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन करते हैं। तो भारत में जो इसे सर्वप्रथम कब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CISR में लागू किया गया और 1987-88 में 1987-88 के सभी विभागों और मंत्रालयों में इसे लागू किया गया। सबसे पहले काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CISR में किया गया, ठीक है। तो ये है जीरो बजट। इसके बाद नेक्स्ट हो गया आउटकम बजट। आउटकम बजट क्या होता है, इसके तहत प्रत्येक विभाग मंत्रालय जो भौतिक लक्ष्यों को अल्पावधि में निरीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए रखा जाता है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा आउटकम बजट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हो गया 10वां जेंडर बजट। जेंडर बजट की हम बात करें तो इस बजट के माध्यम से सरकार महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि का प्रावधान क्या करती है, महिलाओं के कल्याण के लिए करती है। यही हमारा क्या है, जेंडर बजट कहलाता है, ठीक है। महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके द्वारा जो उनके हित में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो उनमें जो खर्च होता है वही हमारा क्या कहलाता है, जेंडर बजट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया हमारा 11 जो प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, वह कर जिसमें स्थापित करता यानी कि जो स्थापित करता, जो कर स्थापित करता जो है सरकार है, सरकार और करदाता के बीच क्या हो, प्रत्यक्ष संबंध हो, ठीक है, प्रत्यक्ष संबंध हो, अर्थात जिसके ऊपर कर लगाया जा रहा है वह सीधे ही वही भरता हो, वही व्यक्ति भरता हो, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट कर कहलाता है, ठीक है, डायरेक्ट कर कहलाता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट हो गया अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर की हम बात करें तो वह कर जिसमें कर स्थापित करता जो सरकार है और जो भुगतान करता है, कर देने वाला है, उसके बीच क्या होता है, प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। अर्थात क्या होता है कि जिस व्यक्ति संस्था पर कर लगाया जाता है उसे किसी अन्य तरीके से प्राप्त किया जाता है कर को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया हमारा राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या कहलाता है, तो राजस्व घाटा सरकार को प्राप्त कुल राजस्व, सरकार को प्राप्त कुल राजस्व और सरकार द्वारा जो व्यय किया गया राजस्व है, सरकार द्वारा जो व्यय किया गया राजस्व है और किए गए कुल राजस्व का जो अंतर होता है, इन दोनों में जो अंतर होगा तो ये क्या कहलाएगा, हमारा राजस्व घाटा कहलाएगा। ठीक है, राजस्व घाटा कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हो गया राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या है, तो सरकार के लिए कुल प्राप्त राजस्व, ठीक है, कुल टोटल जो प्राप्त रेवेन्यू है सरकार का और अनुदान और गैर पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है, टोटल यानी कि कुल राजस्व हो गया, अनुदान हो गया और जो गैर पूंजीगत प्राप्तियां हैं उनकी तुलना होने वाले कुल व्यय के, ठीक है, होने वाला जो व्यय है, खर्च है, उसका जो व्यय का अतिरेक होगा वही क्या होगा, हमारी आय और प्राप्तियों के संदर्भ में व्यय कितना अधिक है, यही हमारा क्या है, राजकोषीय घाटा है। क्या है, राजकोषीय घाटा है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका 15 बॉन्ड अथवा डिबेंचर। बॉन्ड अथवा डिबेंचर क्या होता है कि ऐसे ऋण पत्र होते हैं, बॉन्ड अथवा डिबेंचर, ठीक है, तो क्या होते हैं, ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा कोई संस्थान जारी करता है। ठीक है, कौन जारी कर सकता है डिबेंचर और बॉन्ड, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कोई अन्य संस्थान जारी करता है और इन ऋण पत्रों पर एक निश्चित अवधि पर निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है, ये इन पर एक निश्चित अवधि तक और एक निश्चित दर पर क्या होता है, ब्याज प्राप्त होता है इनमें। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रतिभूति। तो प्रतिभूति क्या होता है, प्रतिभूति आपका वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, जैसे आपका डिबेंचर बॉन्ड हो गया, ठीक है, अन्य ऋण पत्रों के लिए जो संयुक्त रूप से प्रतिभूति शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं, इनको हम अगर संयुक्त रूप से कहेंगे तो इनको हम कहेंगे प्रतिभूति कहेंगे। ठीक है, इनके लिए प्रतिभूति का प्रयोग किया जाता है और बैंकिंग में भी ऋणों की जो जमानत के संदर्भ में प्रतिभूति शब्द का प्रयोग होता है। बैंकिंग में किसमें, ऋणों की जो जमानत होती है उसके संदर्भ में प्रतिभूति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा ये लेक्चर इधर ही पे समाप्त होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है तो जो हमारा नई आर्थिक नीति यानी कि जो 1991 की पॉलिसी थी उसके बारे में हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बने रहिए ऑनलाइन स्टडी यूके के साथ। जय हिंद।